इस वीडियो में आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। उन लोगों के लिए ये जानकारी यूज़फुल होगी जो एसएसआरआई दवाओं की वजह से सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर लोगों ने शायद वो दवा लेनी अब छोड़ भी दी है, फिर भी उनके अंदर ये सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स बने हुए हैं, जा नहीं रहे। ऐसे लोग एक कंडीशन से सफ़र करते हैं जिसे पीएसएसडी कहा जाता है, मतलब पोस्ट एसएसआरआई सेक्सुअल डिसफंक्शन। एसएसआरआई वाली दवाएं उन्हें कहा जाता है जो डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी के लिए दी जाती हैं, और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये एक ऐसी कैटेगरी की दवाएं हैं जो ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन के लेवल बढ़ाने का काम करती हैं, और ये सेरोटोनिन का जो केमिकल है, जब एक बार ब्रेन के अंदर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी के लक्षण दूर भगाती है। तो इस दवा को जब पेशेंट्स लंबे समय तक लेते हैं, तो जब तक दवा लेते रहते हैं तो सेक्सुअल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। मतलब जैसे लिबिडो की कमी होगी, लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिजायर की कमी होगी, मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, या फिर फीमेल्स या मेल्स में ऑर्गेजम नहीं होगा, मतलब वो पूरे तरह से क्लाइमेक्स तक पहुंच नहीं पाएंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। या एक बड़ा कॉमन सिम्टम जो कि पीएसएसडी के पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं, और वो है कि उनके जेनिटल्स में सेंसेशंस की कमी आ जाएगी, जिसे जेनिटल एनेस्थीसिया कहते हैं। ऐसे सिम्टम्स जब ये एसएसआरआई दवाओं की वजह से डेवलप होते हैं, तो डॉक्टर यही कहते हैं कि ये दवा जब छूट जाएगी तो ये सिम्टम भी चले जाएंगे, मतलब साइड इफेक्ट्स चले जाएंगे। पर कई पेशेंट्स बताते हैं कि दवा छोड़ने के बाद भी उनके ये साइड इफेक्ट्स जा नहीं रहे। कई बार तो 1 साल 2 साल तक ये सारे साइड इफेक्ट्स बने रहते हैं। पेशेंट्स को इन साइड इफेक्ट्स को दूर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर भी जब इसके लिए दवाइयाँ देते हैं तो वो दवाइयाँ उन साइड इफेक्ट्स को दूर नहीं कर पाती। पेशेंट्स के अंदर ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन लंबे समय तक बना रह सकता है। कई डॉक्टर्स तो ऐसे में कहते हैं कि आपको जो डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उसी वजह से आपके अंदर ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स बने रह गए हैं। आप डरते बहुत ज़्यादा हो, आपके मन में वहम बहुत ज़्यादा हैं, या आप अभी भी पूरी तरह से डिप्रेशन से रिकवर नहीं किए हो, इसीलिए आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस ठीक नहीं जाती। जबकि पेशेंट्स बताते हैं कि हमारा डिप्रेशन तो पहले से काफ़ी बेटर हो गया है, हमारी एंजाइटी भी दूर हो गई है, ओसीडी भी ठीक हो गया है, पर फिर भी हमारा ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्यों बना हुआ है। तो डॉक्टर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि ठीक है, ज़्यादा चिंता मत करो। कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चिंताएं बैठी होती हैं जिसका हमें पता नहीं चलता, हम उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर, इनसिक्योरिटीज़ इतनी हो जाती हैं जिस वजह से ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन बना रहता है। पर वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा है कि इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स कई बार लंबे समय तक बने रह सकते हैं, और उसी तरह की कंडीशन को नाम दिया गया है पीएसएसडी, मतलब पोस्ट एसएसआरआई सेक्सुअल डिस्फंक्शन। मतलब ये जो पेशेंट्स हैं ये झूठ नहीं बोल रहे। ये जो पेशेंट्स हैं इनमें से बहुतों के लिए ये बात सच नहीं है कि उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन बना हुआ है, जबकि सही मायने में उन लोगों में एक्चुअल में ये बीमारी जो है पीएसएसडी वाली डेवलप हो चुकी है, और उसी के लक्षण ये पेशेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन को पहली बार 1991 में रिपोर्ट किया गया था, और 2006 में इसे ये नाम मिला जिसे हम आज पीएसएसडी के नाम से जानते हैं। और हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर के डॉक्टरों में इस कंडीशन की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है। हालांकि ये बात भी सच है कि बहुत थोड़े से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पीएसएसडी की कंडीशन होती है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हर दूसरे पेशेंट के अंदर देखने में आएगी, या बहुत से पेशेंट जो डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं उनमें ये पीएसएसडी बनी रह जाएगी। नहीं, मैक्सिमम पेशेंट्स के मामले में तो यही होता है कि जब वो दवा लेना छोड़ देते हैं तो ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये दूर हो जाती हैं। पेशेंट डिप्रेशन से रिकवर करता है तो अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी अच्छा कर लेता है। पर जो कुछ पेशेंट्स हैं थोड़े बहुत जिनमें ये प्रॉब्लम बनी रहती है, उन्हीं को हम पीएसएसडी की नज़र से देखते हैं। और अगर दुनिया भर के हिसाब से देखा जाए, अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं कि लोगों में कितने ऐसे पेशेंट पाए जाते हैं कि जिनमें ये पीएसएसडी बनी रह गई। पर अगर हिंदुस्तान में देखें तो लाखों लोग ऐसे सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो चांस है कि हज़ारों लाखों में ये समस्या हो सकती है कि डेवलप हो जाती हो। हालांकि इसका कोई आंकड़ा हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है और शायद कभी आ भी ना पाए, पर वेस्टर्न सोसाइटी में, अमेरिका, यूरोप के कई देशों में कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, सरकारी वेबसाइट्स होती हैं, जहां पर पेशेंट्स खुद जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस फेस करने में आ रहे हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मतलब एडीआर।
तो वहाँ पेशेंट्स बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे ये साइड इफ़ेक्ट आया है। तो इस तरह के डेटा को भी कई बार कई वैज्ञानिक एनालाइज़ करते हैं और इस एनालिसिस के बेसिस पर काफ़ी सारी चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं, जो कि अक्सर दवा बनाने वाली कंपनियाँ रिपोर्ट नहीं करती। दवा बनाने वाली कंपनियाँ कुछ एक तरह के साइड इफ़ेक्ट दिखाएँगी, जबकि लोग जो साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बारे में इस वेबसाइट का एनालिसिस जब किया जाता है, तब पता चलता है कि कितना बड़ा फ़र्क है लोगों के एक्चुअल एक्सपीरियंस में और उस डेटा में जो कि दवा की कंपनियां या कई दूसरे रिसर्चर्स किसी लैब में या किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके रिपोर्ट करते हैं। खैर, हिंदुस्तान में जो भी इसका परसेंटेज हो, और हिंदुस्तान की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब इसमें इंक्लूड हो जाता है, एशिया के कई देश इसमें आ जाते हैं। तो ईस्टर्न कंट्रीज में या हमारे हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हो सकते हैं जो कि इस पीएसएसडी की कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि फिर इसका इलाज कैसे किया जाए। इसके इलाज के तो कई अलग-अलग मेथड, टेक्नीक सजेस्ट किए गए हैं। कुछ दवाओं वाले इलाज हैं, तो कुछ बिना दवाओं के भी इलाज हो सकते हैं। पर इस वीडियो में जिस इलाज की मैं बात करूंगा, वो एक केस स्टडी, एक केस रिपोर्ट के बेस पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें डॉक्टरों ने, जो कि इटली के डॉक्टर थे, उन्होंने एक हर्बल दवा, जो कि एक डाइट का सप्लीमेंट था, एक न्यूट्रिशन बेस्ड सप्लीमेंट था, उसे यूज़ किया और एक व्यक्ति में पीएसएसडी के सिम्टम्स को दूर भगाने में इस इलाज के बहुत अच्छे असर देखे। तो इस केस के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी और डिस्कशन करूंगा पीएसएसडी के बारे में, कि पीएसएसडी के लक्षण क्या होते हैं। सबसे कॉमन लक्षण, या जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कह सकते हैं, जिसके बेसिस पे डॉक्टर पक्के हो सकते हैं कि हाँ, ये वाला सिम्टम जो है ये पीएसएसडी का ही होगा, क्योंकि ये दवा के साइड इफेक्ट से ही आ सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी में लोग इस तरह के साइड इफेक्ट्स या सिम्टम्स को रिपोर्ट नहीं करते और अच्छे से अलग करके देख सकते हैं कि ये सिम्टम पेशेंट्स की मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ की वजह से हैं या फिर ये एक्चुअल में दवा के साइड इफेक्ट की वजह से हैं। और वो सिम्टम होता है जेनिटल एनेस्थीसिया, मतलब जेनिटल्स में, पेनिस या वेजाइना में किसी तरह की कोई सेंसेशन महसूस ना होना, नमनेस आ जाना, और वो हिस्सा अक्सर बड़ा सुन्न महसूस होना। टच करने पर भी वहां ऐसा लगना कि जैसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। फिर दूसरा सिम्टम होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि पुरुषों में देखने में मिलेगा। महिलाओं में निप्पल की इनसेंसिटिविटी होती है, निप्पल्स में कोई सेंसेशन महसूस नहीं होती। फिर इसके अलावा एनऑर्गेज्मिया, मतलब ऑर्गेज्म नहीं होता, क्लाइमेक्स नहीं आता। सेक्सुअल अराउजल की कमी हो सकती है, लिबिडो की कमी हो सकती है, सेक्सुअल डिजायर खत्म हो गई। और साथ ही पुरुषों में इजैक्यूलेशन के डिसऑर्डर, जैसे प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। महिलाओं में वेजाइना में लुब्रिकेशन की समस्याएं भी आ सकती हैं। 2014 में होगान नाम के रिसर्चर ने और उनकी टीम ने rxisk.org एक वेबसाइट के ऊपर डेटा देखा, जिस पर लोग जाकर अपना साइड इफ़ेक्ट्स का डेटा डालते थे, और उस पर उन्होंने देखा कि कुल 90 ऐसे केसेस मिले जिसमें लोगों ने वही सारे लक्षण बताए थे जो कि पीएसएसडी के लक्षण होते हैं। इनमें 75 पुरुष थे और 15 महिलाएं थीं। पक्के तौर पर तो डॉक्टर नहीं जानते कि कितने लोगों में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। कुछ रिसर्चेस में 10 या 20% बोला जाएगा, किसी में 2 या 3% बोला जाएगा। तो इसमें बहुत वैरायटी है, क्योंकि हर डॉक्टर अपनी एक अलग मेथोडोलॉजी यूज़ करता है, जिसके बेसिस पर वो डेटा को एनालाइज करके पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ये पीएसएसडी है, ये कुछ और है, या ये पेशेंट की मेंटल कंडीशन की वजह से है। इसीलिए पक्के तौर पर तो कोई कंसेंसस, कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है डॉक्टरों में, और इस पर बहुत सारा शोध अभी चल ही रहा है। इलाज के तौर पर देखें तो डॉक्टर या तो दवाइयाँ स्विच कर देते हैं, दूसरी दवाइयाँ देते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो कि सेरोटोनिन के न्यूरोट्रांसमीटर्स पर टारगेट नहीं करती, पर फिर भी पेशेंट के सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकती हैं, जैसे कि डोपामीन वाली दवाइयाँ, प्रेमीपेक्सोल, कैबरगोलिन, इन दवाइयों को डॉक्टर दे सकते हैं। या फिर कुछ दूसरे सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स पर टारगेट करने वाली दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे ट्रेजाडोन, मिर्ताजपीन, ये दवाइयाँ दे सकते हैं। या फिर डॉक्टर्स सिल्डेनाफिल या वार्डेनाफिल देते हैं, सिल्डेनाफिल जिसे वायग्रा कहते हैं। इसी के अलावा कुछ दूसरी ऑप्शंस भी डॉक्टरों ने ट्राई की हैं, जैसे कि बस्पिरोन, नेफेजोडोन। फिर कुछ साइकोस्टिमुलेंट दवाइयाँ होती हैं जो कि नॉरएपिनेफ्रीन और डोपामीन पर काम करती हैं, जैसे कि बुप्रोपियोन, मिथाइलफेनिडेट या डेक्सएम्फेटामीन। हार्मोन के इंजेक्शन डॉक्टर्स दे सकते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन, या फिर कुछ दूसरी दवाइयाँ जैसे कि कीटामीन, जो कि एनेस्थेटिक दवाइयाँ होती हैं, वो भी ब्रेन के अंदर कुछ दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर, जैसे कि ग्लूटामेट पर टारगेट करके पेशेंट को रिलीफ देती हैं। ऐसी दवाइयाँ स्विच करने से पेशेंट्स में ये साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं आते सेक्सुअल वाले, और जो पुराने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं उनसे भी उम्मीद की जा सकती है कि वो शायद चले जाएंगे।
फिर इसी के अलावा कुछ नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब जिसमें दवाइयां नहीं है, दूसरे ट्रीटमेंट भी दिए जा सकते हैं जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काम कर सकती है, या एक अलग तरह की थेरेपी कुछ डॉक्टरों ने ट्राई की जिसमें वो जेनिटल्स में एक लेजर थेरेपी की मदद से पेशेंट्स को थोड़ा फायदा दे पाए, जो होती है लो पावर लेजर इरेडिएशन थेरेपी, LPLI थेरेपी। इसके भी कुछ अच्छे असर डॉक्टरों ने नोटिस किए। और वहीं एक दूसरा रिसर्च जो कि न्यूट्रास्यूटिकल पर बेस्ड है, जो कि लिटरेचर में अकेली एक ही रिसर्च रिपोर्टेड है, जिस बारे में मैं इस वीडियो में आगे आपसे डिस्कस करूंगा, उसमें डॉक्टरों ने डाइट सप्लीमेंट को यूज करके एक 23 साल के लड़के में ये सारे जो PSSD के लक्षण थे इनको दूर कर दिया था। आइए अब उस केस के बारे में चर्चा करते हैं। ईडोविस एक ऐसा डाइट सप्लीमेंट है जिसमें कई सारे अलग अलग हर्बल रेमेडीज को मिक्सचर किया गया है और वो पेशेंट को प्रोवाइड किया गया इस केस स्टडी में। एक था इसमें एल सिट्रोलिन, दूसरा था ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, तीसरा था पेरुवियन मक्का, चौथा था टर्नेरा डिफ्यूजा, पांचवा था फोलिक एसिड और छठा था मुइरा पुआमा। ये 6 अलग अलग हर्ब्स, 6 अलग अलग केमिकल्स मिलकर ये इडोविस का एक डाइट सप्लीमेंट बनाते हैं जिसे आर्का फार्मा की कंपनी ने बनाया है। ये इटली की कंपनी है और इस दवा को बनाया गया है सेक्सुअल इंटीमेसी को इंप्रूव करने के लिए। इसका जो मेन कंपोनेंट है एल सिट्रुलिन, इसको एनिमल्स में और ह्यूमंस में काफी टेस्ट किया गया है और ये जेनिटल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और सेक्सुअल अराउजल और सेक्सुअल रिस्पॉन्स को बेहतर करने में मदद देता है। ये एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। और जो बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं इडोविस में, उनको सदियों से ट्राइबल लोग एफ्रोडिसियक के तौर पर यूज करते रहे हैं, मतलब अपनी यौवन ऊर्जा, यौवन ताकत को बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल डिजायर, लिबिडो और अपनी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसको सदियों से यूज करते रहे हैं। और इन सब अलग अलग जड़ी बूटियों का पूरा मिश्रण इडोविस में इस कंपनी ने डाल दिया और इसका एक सप्लीमेंट बनाकर मार्केट करते हैं और उसी को यूज किया इस रिसर्च में PSSD के सिम्टम्स को दूर करने के लिए। इन डॉक्टरों ने एक 23 साल के युवक का इलाज किया जिसको PSSD के लक्षण थे और 3 महीने के इलाज से उसकी जो सेक्सुअल फंक्शनिंग थी वो दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आ गई, जैसा बीमारी से पहले थी उससे भी अच्छी हो गई। तो डॉक्टर्स ऐसा बताते हैं कि उनके क्लिनिक पे एक 23 साल का लड़का आया जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लॉस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम्स हो रही थी। साथ ही उसे एन एजैकुलेशन का सिम्टम था, मतलब वो इजैकुलेट ही नहीं कर पा रहा था। उसकी जो सेक्सुअल हिस्ट्री थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो रिलेशनशिप में रहा था पर कभी भी उसने कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम फेस ही नहीं की थी। उसको पैनिक डिसऑर्डर हुआ और डॉक्टर ने साइटेलोप्रेम दवा प्रिस्क्राइब की जो कि उसे 20 mg की डोजेज लेनी थी डेली। और जैसे ही उसने ये दवा लेनी शुरू की उसने देखा कि उसमें ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। जब डॉक्टर इस पेशेंट से मिले तो ये करीब 1 साल से ये दवा लेना छोड़ चुका था और इस पूरे 1 साल में भी ये सेक्सुअल डिसफंक्शन जो थे ये बने हुए थे। 1 साल पहले उसने दवा लेनी छोड़ दी पर अभी तक वो ये सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसीलिए ये बड़ा चिंता का विषय था और ये सारे PSSD के दायरे में आते थे लक्षण। पेशेंट ने कहा कि मैंने कोई अल्कोहल नहीं लिया, किसी दूसरे तरह की दवाइयां भी नहीं ली, मैंने बस साइटेलोप्रेम ली थी कुछ महीने, उसके बाद छोड़ दी। पेशेंट ने कोई ऐसे दूसरे ड्रग्स भी नहीं लिए थे, कोई वीड, मैरिजुआना, कैनबिस या सिगरेट विगरेट कुछ भी नहीं लेता था वो पेशेंट। पेशेंट के कई टेस्ट किए गए, यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया, बिल्कुल ठीक आया। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी किया, क्या कोई नसों की प्रॉब्लम थी या कुछ देखा डॉक्टरों ने, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम देखने में नहीं आया। सारे के सारे जो उसके हार्मोन्स थे वो भी बिल्कुल नॉर्मल रेंज में थे। ब्लड टेस्ट किया गया, टेस्टोस्टेरोन के लेवल मेजर किए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन SHBG, 17B एस्ट्राडायोल, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स थे इन सबके लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल आए। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन हुआ, साइकोलॉजिकल टेस्ट किए गए तो देखा कि थोड़े बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी के लक्षण थे जो कि सिर्फ इस चीज़ से जुड़े हुए थे कि वो जो पेशेंट था वो अपनी सेक्सुअल कंसर्न्स और परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी परेशान रहता था। इस पेशेंट का स्कोर इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ इरेक्टाइल फंक्शन IIEF पे 9 था। ये जो स्केल होता है, क्वेश्चनर होता है, इस पर 15 सवाल होते हैं जो कि अलग अलग सेक्सुअल फंक्शंस को असेस करते हैं, जैसे इरेक्शन में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन में कितनी आ रही हैं, डिज़ायर में, लिबिडो में कितनी आ रही हैं। ऐसे कुल 5 एरियाज को असेस किया जाता है और इस पर मैक्सिमम स्कोर 30 जा सकता है।
जितना ज़्यादा स्कोर होगा पेशेंट की सेक्सुअल हेल्थ उतनी अच्छी होगी, और जितना कम स्कोर होगा मतलब पेशेंट की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस पेशेंट का जो स्कोर था वो था 9, जो कि काफ़ी कम है। 1 से लेकर 10 तक अगर स्कोर होता है तो माना जाता है कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसके लिए पेशेंट को अब इलाज की ज़रूरत है। तो इन डॉक्टरों ने जब देखा कि इसका ये स्कोर भी काफ़ी कम है, पेशेंट को प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका सबसे पहले इलाज किया गया मिर्ताज़ेपिन दवा से, ताकि इसके सेक्सुअल सिम्पटम्स भी इम्प्रूव हों और इसकी एंग्जाइटी भी कम हो जाए, और इसके जो बाकी के जो सेक्सुअल फंक्शंस हैं उन पर भी ज़्यादा असर ना आए, क्योंकि मिर्ताज़ेपिन दवा जो है ये ना के बराबर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लाती है और इसका मूड पर और एंग्जाइटी पर भी अच्छा असर आता है। फिर इस पेशेंट को 3 महीने तक ट्रेज़ोडोन दवा दी, 40 mg का डोज था डेली का, और फिर उसके बाद बुप्रोपियोन दवा दी, जो उसे डेली 150 mg की दवा खानी थी। पर ये दोनों इलाज सफल नहीं हुए, मिर्ताज़ेपिन भी सफल नहीं हुई और बाकी दोनों भी सफल नहीं हुए। इनफैक्ट बुप्रोपियोन से तो पेशेंट के एंग्जाइटी लेवल बढ़ गए थे, पर जब ये बुप्रोपियोन दवा छुड़वाई डॉक्टरों ने तो ये एंग्जाइटी सिम्टम्स भी कम हो गए। पर क्योंकि उसका PSSD टिका रहा, गया ही नहीं, तो फाइनली डॉक्टरों ने सोचा कि अब इसका हर्बल सप्लीमेंट से इलाज करते हैं। तो इसको इडोविस दवा दी गई। डेली इसको 1 सैशे लेना था, जिसमें एल सिट्रुलिन के 3 ग्राम का डोजेज मौजूद था। 4 महीने तक इसने डेली ये सैशे लिया, और 4 महीने के बाद इसकी पूरी सेक्सुअल फंक्शनिंग फिर से नॉर्मल हो गई। इसका IIEF का स्कोर 26 हो गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि 25 से नीचे अगर ये स्कोर होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पेशेंट फेस कर रहा है, ऐसा मानना चाहिए, और जैसे जैसे स्कोर कम होता जाएगा मतलब पेशेंट में बीमारी है। और 1 से 10 के बीच जैसा बताया कि पेशेंट में ये लक्षण बीमारी की तरह देखे जाते हैं। 25 से ज़्यादा का अगर आंकड़ा है तो मतलब पेशेंट पूरी तरह से सेक्सुअली हेल्दी हो चुका है, और इसका आंकड़ा 26 था। 1 साल के बाद इस पेशेंट का फॉलोअप किया और डॉक्टरों ने पाया, डॉक्टर भी हैरान थे, पेशेंट भी हैरान था, उसकी पार्टनर भी हैरान थी कि इसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं आई थी 1 साल के बाद तक भी। और इसकी जो पार्टनर थी वो भी सेटिस्फाइड थी, और ये पेशेंट भी बहुत सेटिस्फाइड था कि मेरी अब सेक्स लाइफ पहले से भी बेहतर हो गई है। बहुत खुश था वो। उसे लग रहा था कि जैसे ये जो हर्बल दवा है, सप्लीमेंट है, ये तो उसके लिए संजीवनी का काम कर गई। ये तो एक तरह का वरदान साबित हुआ उसके लिए। अब थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये दवा काम कैसे कर गई और ऐसा क्यों है कि हर्बल दवाएं कई पेशेंट्स को काफ़ी अच्छा असर दे सकती हैं। अब तक का ये अकेला ऐसा शोध है जो कि हर्बल दवाओं पर किया गया है और जिसका एक अच्छा असर देखा है PSSD के लक्षण दूर करने में। वैसे तो केवल ये एक केस रिपोर्ट है, एक ही पेशेंट पर इस तरह का इलाज दिया गया, पर इस पर एक लार्ज स्केल स्टडी अभी करनी बाकी है, जिससे कि ज़्यादा अच्छा असर देखने में आ सके कि कितने पेशेंट्स पर किस तरह से काम करती हैं ये इडोविस जैसी अलग अलग डाइट सप्लीमेंट्स। ये डॉक्टर बताते हैं कि हमने पहले काफ़ी सारे लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम्स को दूर किया था इस इडोविस नाम की दवा से, और कई पेशेंट्स में जिनमें लिबिडो की कमी है, सेक्सुअल डिजायर नहीं आती या सेक्सुअल अराउजल नहीं आता, इस तरह के पेशेंट्स में भी एडोविस और कुछ दूसरे न्यूट्रास्यूटिकल्स की मदद से इन्होंने मदद दी थी। PSSD के जो मेनली जो लक्षण होते हैं वो होते हैं जेनिटल एनेस्थीसिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लॉस ऑफ लिबिडो। इस पेशेंट में लिबिडो का लॉस था, मतलब डिजायर नहीं थी सेक्स करने की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, और एन इजैकुलेशन मतलब इजैकुलेट ही नहीं कर पाता था। जब इरेक्शन नहीं होगा तो इजैकुलेशन में भी दिक्कतें आनी ही थी। तो डॉक्टरों ने यही देखा कि इस तरह के लक्षण जो हैं वो सेक्सुअल डिसफंक्शन के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सब साइटेलोप्राम के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट की वजह से ही आए होंगे। ये डॉक्टर्स काफ़ी कन्विंस्ड थे कि ये जो प्रॉब्लम पेशेंट फेस कर रहा है ये डिप्रेशन एंग्जाइटी की वजह से नहीं, जबकि ये PSSD के तौर पर SSRI दवा के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के तौर पर फेस कर रहा है। इनफैक्ट डॉक्टर्स इसलिए भी कन्विंस थे कि ये जो सिम्टम्स थे इनकी अगर हिस्ट्री देखा जाए तो क्लियरली दिखाई देता है कि दवा लेने के बाद ही ये सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू हुई थी और दवा छोड़ने के बाद तक भी ये सारे साइड इफेक्ट्स बने रहे। तो क्लियर कट देखा जा सकता है कि ये दवा के साइड इफेक्ट्स की वजह से ही हुआ था प्रॉब्लम। साथ ही डॉक्टरों ने उसके कुछ दूसरे जो कॉजल फैक्टर्स हो सकते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन के, उनको भी रूल आउट कर दिया था। मूड एंग्जाइटी की कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं थी जिसके बेसिस पे कह सकते कि अच्छा ये तो इसके डिप्रेशन का लक्षण होगा या एंग्जाइटी की वजह से हो रहा होगा, पेशेंट में डर होंगे, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर फियर्स होंगे, ऐसा कुछ देखने में नहीं आया डॉक्टरों को। और बड़ी सारी टीम लगी हुई थी डॉक्टरों की देखने में, सबका कंक्लूजन यही था कि पेशेंट को डिप्रेशन एंग्जाइटी की वजह से ये लक्षण नहीं आए हैं। अब सवाल ये आता है कि अच्छा कितने टाइम तक एंटी डिप्रेसेंट दवा यूज की जाएगी जिसके बाद PSSD के लक्षण डेवलप हो सकते हैं। तो डॉक्टरों ने काफी अलग अलग तरह का डेटा इकट्ठा किया है।
कुछ डॉक्टर्स ने देखा कि 4 दिन के बाद ही सेक्सुअल डिस्फंक्शन आ सकता है, जो कि पीएसएसडी में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ डॉक्टरों ने देखा कि 2.5 साल तक यूज किया गया एंटी डिप्रेसेंट दवा को और तब पीएसएसडी के लक्षण देखने में आए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कितना टाइम पेशेंट यूज करेगा ये दवा जिससे कि पीएसएसडी के लक्षण देखने में आएंगे। अब इसी के उलट अगर हम देखें कि एसएसआरआई दवा को बंद करने के बाद जिन लोगों में पीएसएसडी के लक्षण देखने में आए वो कितने समय तक बने रहे, तो इसमें जो डेटा है वो 1 महीने से 16 साल तक का रिपोर्ट किया गया है। मतलब कुछ पेशेंट्स कहेंगे बस 1-2 महीने तक ही हमारे ये सिम्टम रहे, भाई दवा छोड़ दी, 2 महीने 4 महीने तक हम ये सब पीएसएसडी वाले लक्षण एक्सपीरियंस करते रहे। कुछ पेशेंट कहेंगे कि हमने 6 महीने तक किया है, कोई कहेगा कि 1 साल किया, और कुछ पेशेंट्स ने 16 साल तक बताया है। मतलब कोई पेशेंट ऐसे रहे होंगे जो बता रहे होंगे कि 16 साल पहले मैंने दवा लेनी छोड़ दी थी पर अभी तक मैं ये प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूं। तो ये बहुत लंबा समय हो सकता है कुछ लोगों में। हालांकि ये जो लंबे टाइम तक जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इन लोगों की परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है। पर ये जो 1 महीना 2 4 6 महीने वाले पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स काफी सारे होते हैं। अब जैसा कि इन डॉक्टरों ने देखा कि इसकी साइटैलोप्रैम तो काफी टाइम पहले बंद हो गई थी, 1 साल पहले बंद हो चुकी थी। फिर 3 महीने इसको मिर्ताजपीन दी, 3 महीने बुप्रोपियोन दी, 3 महीने ट्रेजोडोन दी, कुछ भी काम नहीं किया। तो एसएसआरआई से जब स्विच करते हैं किसी दूसरी दवा पे, जो कि बहुत आम स्ट्रेटजी होती है, जो कि ज़्यादातर डॉक्टर यूज़ करते हैं, इससे भी इस पेशेंट पर कोई खासा फर्क नहीं आया। और रिसर्च भी यही बताता है कि अगर वाइग्रा दे दो या बस्पिरोन या बुप्रोपियोन, जो भी काफ़ी इफेक्टिव दवाइयाँ हैं, अगर इन दवाओं पर भी स्विच कर दिया जाता है तो रिसर्च दूसरे डॉक्टरों का भी यही बताता है कि बड़ा मिक्स्ड सा रिजल्ट है। कुछ पेशेंट्स रिकवर कर जाएंगे पर बहुत सारे पेशेंट्स रिकवर नहीं कर पाते। मतलब कि ये जो दूसरी एनडीआरआई या दूसरी जो एसएनआरआई वाली जो दवाइयां हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन को टारगेट नहीं किया जाता, इन दवाओं से भी कुछ ही लोगों में इंप्रूवमेंट आएगी, ज़्यादातर लोगों में इंप्रूवमेंट नहीं आती। मतलब कुछ अलग इलाज खोजने की ज़रूरत है। इसीलिए इन वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने इडोविस की ये जो डाइट सप्लीमेंट था इसको ट्राई किया। हालांकि इसके अंदर जो अलग अलग केमिकल्स हैं उनका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है काम करने का, इन डॉक्टरों को भी नहीं पता, रिसर्च में भी ऐसा कुछ खासा देखने में नहीं आया है। पर फिर भी क्योंकि ये दवाइयाँ, ये डाइट सप्लीमेंट ज़्यादातर लोगों पर काम कर जाती हैं, इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो इस पर भी ट्राई कर देते हैं, और इस पर अच्छा असर आ गया। तो डॉक्टरों का ऐसा देखना है कि ये जो पीएसएसडी के लक्षण हैं ये कई अलग अलग वजहों से होते हैं। इनकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, बॉडी के अंदर कई सारे मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खासकर कि ब्रेन के अंदर हार्मोनल चेंजेस का आ जाना, सेरोटोनिन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, सेरोटोनिन सिंड्रोम जिसे कहते हैं, या जिसमें सेरोटोनिन के रिसेप्टर की डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ जाना, डोपामीन के लेवल्स का कम हो जाना, टेस्टोस्टेरोन के लेवल, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लेवल, इनमें कमी आ जाना, और साथ ही नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी की वजह से ये सेक्सुअल डिस्फंक्शंस आ जाते हैं। तो कुछ तो ऐसा कर रही हैं ये दवाइयां जिस वजह से ब्रेन के अंदर ये सारे हार्मोन के और न्यूरोट्रांसमीटर्स के चेंजेस आ रहे हैं। और ये जो हार्मोनल चेंजेस और ये जो सेरोटोनिन का बढ़ना, ये सब होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में देखा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे शरीर में जो दिमाग की नसें दौड़ रही हैं वो सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो नसें जा रही हैं वो अलग अलग बॉडी के फंक्शंस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो जो दिमाग की नसें हमारे जननांगों तक, जेनिटल्स तक जा रही हैं, उनमें कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी आती है जिस वजह से ये पीएसएसडी के लक्षण देखने में आते हैं। तो इन डॉक्टरों का जो कन्विक्शन है वो ये है कि शायद ये जो इडोविस दवा है ये नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है ये बॉडी में बढ़ा देती होगी। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में पैदा होगा तो इसी से हमारे जेनिटल्स में, खासकर कि पुरुषों में, पेनिस में सही से ब्लड फ्लो हो पाता है। वहाँ के जो टिश्यूज हैं, खासकर कि जो ब्लड वेसल के जो टिश्यूज हैं, उनको सही से काम करने में ये नाइट्रिक ऑक्साइड मदद देता है, जिसकी वजह से इरेक्शन हो पाती है। और अगर नाइट्रिक ऑक्साइड सही तरह से सिंथेसाइज नहीं होगा, बनेगा नहीं, तो इरेक्शन की प्रॉब्लम्स आएंगी। नाइट्रिक ऑक्साइड का ये जो पूरा मैकेनिज्म पेनिस में काम करता है, इसमें एल सिट्रुलिन की काफी अच्छी भूमिका होती है। इनफैक्ट जो एल सिट्रुलिन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस में मदद देते हैं, जिससे कि पेनिस में इरेक्शन पॉसिबल हो पाती है। तो ये जो सप्लीमेंट है जिसमें एल सिट्रुलिन की मात्रा काफी ज्यादा थी, चांसेस बहुत हाई है कि इसी ने जाके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम्स सॉल्व की होंगी इस युवक के लिए भी। तो इन डॉक्टरों का क्या कंक्लूजन है, क्या समझना है कि कैसे ये हर्बल सप्लीमेंट काम कर गया। एल सिट्रुलिन और टर्नेरा डिफ्यूजा की मदद से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ गई होगी। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में और सेरोटोनिन डोपामीन की जो रेशो है उसको इंप्रूव करने में
बाकी के 3 हर्ब्स ने काफी अच्छी भूमिका निभाई होगी, मतलब मुइरापुआमा, ट्राइबुलुस टेरेस्ट्रिस और पेरुवियन माका। इन्होंने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाकर इस पेशेंट की सेक्सुअल लिबिडो को इंप्रूव किया होगा और इसके अंदर सेक्स ड्राइव और सेक्सुअल अराउजल को बढ़ाने में भी मदद दी होगी। और ये वो ऐसे पाथवेज होते हैं, खासकर कि नाइट्रिक ऑक्साइड वाला जो पूरा मैकेनिज्म पाथवे है उस पर, और जो कुछ दूसरे न्यूरोस्टेरॉइड्स हैं, हार्मोन्स हैं, और साथ ही जो सेरोटोनर्जिक पाथवेज हैं, इन पर ये इडोविस ने काम किया होगा, जिस वजह से इस पेशेंट को मदद मिली होगी। और इन मैकेनिज्म्स पर ये जो बाकी एसएसआरआई दवाइयां हैं ये काम नहीं करती। खासकर कि ये जो बुप्रोपियोन और मिर्ताजपीन दवा दी थी ये भी इन मैकेनिज्म्स पर काम नहीं करती, इस वजह से इन दवाइयों से भी इस पेशेंट में असर नहीं आया। तो ये रहा पूरा एक इंटरेस्टिंग सा केस। अकेली ऐसी केस स्टडी है जो लिटरेचर में रिपोर्ट की गई है। फिलहाल 2024-25 तक तो यही एक अकेला शोध है, और इसके अलावा शायद और कुछ रिसर्च हो रहे होंगे। आगे फ्यूचर में भी शायद इस पर कुछ रिपोर्ट किया जाएगा। हो सकता है कि इस तरह की कुछ हर्बल रेमेडीज, एफ्रोडीसियक्स पर और रिसर्च हो जाए, या हो सकता है कि लैब में कोई और दवाइयां बना दी जाएं जो कि पीएसएसडी या कुछ दूसरे ऐसे सेक्सुअल डिसफंक्शंस को टारगेट कर दें दवाइयां, इस तरह की शायद आगे बन जाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही चर्चा करेंगे। कुछ लंबी हो गई वीडियो, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत से पेशेंट्स के लिए, इसलिए इस टाइप के इश्यूज़ पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन तो बनता है। इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।